मनुष्य जीवन के संस्कारों में विवाह भी एक प्रमुख संस्कार है, जिसके उपरांत ही सुखद दाम्पत्य जीवन और एक संस्कारी संतान की कल्पना की जाती है। प्रेम सुख जी, आप जीवन के हर तरफ कीर्तिमान स्थापित करने के पश्चात आपने अपने पारंपरिक रीति और आधुनिक रिवाजों, संस्कार और सभ्यता से ओतप्रोत आपकी शाही शादी के चर्चे सर्वत्र हैं। और दूसरी आपकी उपलब्धियों की तरह लोग आपके विवाह से भी प्रेरित हुए और आज आप अपनी धर्मपत्नी जी के साथ हमारे बीच पधारे। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रीमान प्रेम सुख जी समाज के लिए अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। आपने लगातार अपनी उपलब्धियों से न केवल समाज को गौरवान्वित किया, बल्कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के अलावा समय समय पर आपने समाज के युवान भाई बहनों में जिस तरह से एक सकारात्मकता का प्रचार प्रसार किया और उनमें जिस प्रकार से ऊर्जा और एक नवीन उत्साह का आपने संचार किया, उससे असंख्य युवाओं को निश्चित रूप से प्रेरणा मिली है। श्रीमान प्रेम सुख जी, माइक दे दीजिए। स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान गुरुदेव राजेंद्रानंद जी, सचिनानंद जी और भाटिया आश्रम से सर यहाँ पर पधारे हुए हैं, भाई रवि, डॉक्टर अलका और रामेश्वर और दूसरे मेरे सभी साथी, आप सबको मेरा नमस्ते और प्रणाम। और साथ में मेरी अर्धांगिनी भानुश्री, आपको भी नमस्ते जी। इतने दिन तो अकेला था, तो गुरुजी जब भी फोन करते थे तब तुरंत है वो निकल के आ जाता था। आज लेट हो गई, तो लेट के लिए भी मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी यहाँ पर आते हैं, एक सुकून मिलता है और ऐसे शांति मिलती है। मैं रास्ते में आते समय है वो अलका, रामेश्वर, इन सभी के मैं सुन रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बोल चुके हैं, अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और बाकी के मैं हमेशा ही खूब सारा बोल चुका हूँ। तो गुरुदेव से भी मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव, हमारे समाज में बहुत प्रतिभाएं हैं, हमें नए नए लोगों को यहाँ पर मौका देना चाहिए, नए नए लोग यहाँ पर आए और हमारे जो भाई और बहन हैं उनको बहुत सारा प्रोत्साहित करें और उनको नए चेहरे देखने को मिले। हमारा चेहरा पुराना हो चुका है। प्रेम सुख जी, आपने 14 प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पास की है, तो हम 14 बार तो आपको बुलाने का हक रखते हैं अभी। ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू। मैं 4-5 बातें आप सबके साथ में करूंगा। छोटी छोटी बातें हैं, उनमें से कुछ बातें हैं वो रिपीट भी हो जाएगी। सबसे पहले मैं जो संवाद स्थापित करूंगा वो यहाँ पर जो भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे है वो मैं बातचीत करना चाहूंगा। देखिएगा, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं, आपकी संतान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और आप अपनी संपत्ति की जिस तरह से रखवाली करते हो, किसी के पास एक प्लॉट होता है ना, उसके भी 4 दीवारी करके रखते हैं कि कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। तो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं और आपको अपने बच्चों की रखवाली करनी है। अब अपन रखवाली करेंगे कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज भी गांवों के अंदर एक दिक्कत सामने आती है, माँ बाप अपने बच्चों से कभी बात ही नहीं करते, उनको आती है शर्म, या उसके बारे में घर दूसरे कुछ बोलते हैं कि थारो टाबर तो बारे फिर है, जिन अबे के मारो के लियो रौन तो फिर वो कर ही ओ जाने रिंगा काम जाने, मैं तो आदि ले ली और बचूड़ी मारी कट जी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज तक जो आपकी उम्र निकली है वो आपकी जवानी थी और मुश्किल समय आगे आ रहा है। और यदि आपके बच्चे सफल नहीं हैं तो आपको रात की नींद नहीं आने वाली है। तो सबसे परेशानी वाला जो समय है वो आपका आगे आने वाला है।
इसलिए आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आप अपने जीवन के अंदर अपना सबसे ज्यादा जो समय है वो अपने बच्चों को दीजिए, उसी में ही आपका जीवन सफल है। आगे वाला स्वर्ग या नरक तो किसने देखा है? यदि आपके बच्चे सफल हैं तो यही जीवन आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा, और यदि परेशानी में है या कहीं पुलिस के चक्कर में फंस गए तो यही जीवन आपका नरक बन जाएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि अपने बच्चे कुछ भी गलत करें उनको जरूर टकोरे। हमारे पुलिस के अंदर एक परंपरा होती है कि सीनियर ऑफिसर को कहा जाता है कि आपके जो भी कांस्टेबल है या दूसरे कोई भी है कुछ भी गलती करें तो उनको टोकना सीखे। यदि आपने टोका नहीं तो वो गलतियां आगे बढ़ती जाएगी और कब बड़ी गलती हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं तो उनको टोकना भी सीखें। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी को कुछ टोक दिया या कुछ कह दिया तो एक अलग टेंशन खड़ी हो जाती है कि कमरे में चला गया, कुछ इधर उधर ना कर ले कुछ। ये तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने बच्चों को धीरज सिखाएं, धैर्य सिखाएं, उनको सिखाएं कि हम आपको कुछ कह रहे हैं तो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। तो अपने बच्चों के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें। ये जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनसे मेरा इतना साक, एक छोटा साक आपसे निवेदन है कि आप अपने बाकी का जितना भी समय है उस समय में से काटकर अपना अधिकतर समय अपने बच्चों के साथ निकालें। उनके कोई दिक्कत आती है उनको देखिए, वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किसके साथ जाता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, सुबह कितने बजे उठता है। आप उनकी सब चीजों का ख्याल रखिए और बहुत ही प्रेम से उसको है वो आप समझाइए। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। दूसरा, यहां पर जो मेरे साथी भाई और बहन बैठे हैं उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। उनसे मैं इतनी सी बात करना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस पश्चिमी राजस्थान के निवासी हैं और यहाँ पर आंधियां चलती है, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत कुछ स्पेशल कर दिया। हम सबकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब स्थितियां एक जैसी है। आप सभी सरकारी में पढ़े होंगे, प्राइवेट में स्कूल में पढ़े होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी जैसी प्राइवेट स्कूल है, सबकी स्थिति यहाँ पर एक जैसी है। तो हम सबकी स्थिति एक जैसी है और हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा कोई परिवर्तन, कोई चीज ला सकती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब हमें जो चीज बहुत ही अच्छी लगती है उससे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने वाला है, और जो चीज अपने को बहुत ही कठिन लगती है, मुश्किल लगती है, उससे हमारे जीवन में बहुत कुछ आगे चलकर सकारात्मक चीजें भी होने वाली है और बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है। तो जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं, मैं कुछ उदाहरण देके आपको बताऊंगा कि इस उम्र के अंदर अपने पास अच्छा मोबाइल हो, अपने पास अच्छी गाड़ी हो, अपने पास अच्छे कपड़े हो, ये सब चीजें अपने को बहुत अच्छी लगती है। अपन इंस्टाग्राम यूज करें, सोशल मीडिया पूरा अपन यूज करें, ये सब चीजें अपने को बहुत अच्छी लगती है। ये सब चीजें आपको पता है कि आगे चलकर परेशान करने वाली है। और इस समय अपने को सबसे मुश्किल कोई चीज लगती है तो वो लगती है पढ़ाई। सबसे मुश्किल लगती है, ऐसे लगता है कि छोड़ो ना यार। जब एग्जाम देके आते हैं तो उसके बाद में किताब को फेंक देते हैं कि चल इसका पीछा छोड़ा। 10वीं अधिकतर लोगों को गणित से डर लगता है, मैथमेटिक्स से, और जैसे ही 10वीं क्लास पूरी करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो पूरा होता है तो बुक को फेंकते हैं कि पीछा छूटा, आज के बाद इसके कभी हाथ ही नहीं लगाए। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय आपको जो चीजें सबसे मुश्किल लगती है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, और वो पढ़ाई है आपको जो सबसे मुश्किल लगती है, और यही आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। हम आज इस जगह पर बैठे हैं तो हम कोई स्पेशल नहीं है, वो शिक्षा ही है जिन्होंने हमें यहाँ पर बिठाया है। आपकी तरह ही हम हैं, वही 2 आंख हैं, वही 2 कान है, वही, और फेस भी वैसा ही है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर या ऐसा कुछ चुनकर हमें यहाँ पर नहीं बिठाया, वैसे ही है। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाली चीज है पढ़ाई। तो आप जितना पढ़ सकते हो, जितना सेक्रीफाइस कर सकते हो पढ़ाई के लिए, सब चीजों को कर डालिए, और अपना जितना कुछ आप कर सकते हो आप पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान दे लीजिए।
मेरे भाई साथ में रवि बैठे हैं, मैं इनकी बात को बिल्कुल नहीं काटूंगा। जिस चीज में आपका शौक हो, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्रिकेट यानी स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़े, तो जिस चीज के अंदर आपका शौक है उस चीज के अंदर आप आगे बढ़िए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और न केवल आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके माँ बाप, आपका गांव, सब लोगों को आपके ऊपर नाज होगा, वो बहुत ही खुश होंगे सब। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप खूब पढ़िए। बहुत मुश्किल लगेगा इस समय आपको पढ़ना। दूसरी तरफ जो मेरी बहनें बैठी हैं, उनसे मैं बार बार हर जगह एक बात बोलता हूं, और मुझे लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का या आपको बराबरी दिलाने का एकमात्र जरिया है आपकी पढ़ाई। आप पढ़ोगे तभी आपको जीवन के अंदर आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। ये चीज भले ही हम मंच के ऊपर बैठ के कितना ही बोल दें, लेकिन इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि आप पढ़ोगे नहीं तो समाज पुरुष प्रधान समाज है, और आपको कोई जीवन के अंदर दूसरा मौका नहीं मिलेगा, कोई जीवन के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए एक ही तरीका है पढ़ाई। तो घर वाले आपको पढ़ने का मौका देते हैं तो आप उनको ये बता दीजिएगा कि हाँ, हम किसी से कम नहीं। गोबर से पीछा छुड़वाने का एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई। नहीं तो हर कोई यही चाहता है, आप किसी के भी घर चले जाइए, हर किसी का पुरुष प्रधान समाज है और उनके दिमाग में यही चलता है, बहू आए, गोबर डाले, पशुओं की सेवा करें। ये भी अपने जगह में अच्छी चीज है, लेकिन केवल बहू ही क्यों? तो बहनों, मेरा सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन है, घर वाले मौका देते हैं तो खूब पढ़ लिख लीजिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो बैठे हैं। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप खूब पढ़िए। दूसरा, मैं बार बार देखता हूं कई जगह पर सत्संग चलती है तो कोई बोलते हैं, या कहीं दूसरी जगह कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं कि भाई किसी को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, किसी को कुछ नहीं रखना चाहिए। मेरा सीधा सा आपको इतना सा संदेश है, वर्तमान समय में अपन किसी भी चीज के बिना नहीं रह सकते। अपन मोबाइल के बिना भी नहीं रह सकते, अपन सोशल मीडिया के बिना भी नहीं रह सकते। बस गीता की एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है कि आप अपने इंद्रियों को कभी भी मार नहीं सकते, उनको आप दबा नहीं सकते, उनको आप नियंत्रित कर सकते हो। तो सोशल मीडिया का यूज आप नियंत्रित कर सकते हो। आप अपने अंदर इतनी समझ पैदा कर लीजिएगा कि मेरे को क्या इसके अंदर करना है, क्या नहीं करना है, कब इसका उपयोग करना है, कब इसका उपयोग नहीं करना है। आप अपना स्टेटस अपने मोबाइल से या अपनी गाड़ी से साबित मत करिएगा। ये सब चीजें आपको जीवन में बाद में मिलने वाली है। आपको बढ़िया से बढ़िया गाड़ी भी मिलने वाली है, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल भी मिलने वाला है, क्योंकि वो सब कुछ बाद में आप ही लेने वाले हो। उससे अब आप किसी को शोबाजी कर दोगे, बढ़िया आपके पास स्टंट वाली बाइक होगी, आप किसी को चला के और किसी को इम्प्रेस कर दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाद में भी आप वही बाइक लिए घूमते रहोगे। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि आप अपना स्टेटस अपनी इन चीजों से साबित ना करें, आप अपना स्टेटस अपनी पढ़ाई से बनाएं। हो सकता है कि जब आप गांव से निकलोगे, आपके कंधे के ऊपर आटा होगा, या आप घर से अपना सामान लेके जाओगे, गांव के अंदर ग्वाड़ के अंदर बैठे 10 लोग आपको हंसेंगे कि फलाने वाला तो वही फिरा है। लेकिन वो आपका संघर्ष होगा, और उस संघर्ष का जो परिणाम होगा, उसके बाद में वो जो इस तरह से कहने वाले लोग थे, वो भी छुपके कहेंगे कि यार बंदे ने बहुत मेहनत की। तो उनसे आप कभी मत घबराइएगा कि पता नहीं मैं गांव की ग्वाड़ से या चौपाल से निकलूंगा तो कौन क्या कहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया पैदल को भी हंसती है और दुनिया चढ़े हुए को भी हंसती है। तो अपने को तो जो सही है वो करना है, और अपने लिए जीवन के अंदर एकमात्र शॉर्टकट है किसी भी चीज को पाने का, वो है पढ़ाई, और पढ़ाई के अंदर खूब सारी मेहनत। उसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है। कोई किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, और हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कोई पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, कोई बहुत कमजोर होता है, या कोई, मैं खुद कभी होशियार नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे सब जगह सफलता मिली। मैं तो खुद मेडिकल के अंदर डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बना, फेल हो गया। कांस्टेबल की भर्ती के अंदर भी दौड़ा था, कांस्टेबल भी नहीं बना।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़िएगा, जितना हो सके पढ़िएगा। जो गट्टे पे बैठ के, चौपाल में बैठ के, एक हाथ के अंदर जो खैनी लगाते हैं, जर्दा लगाते हुए कुछ भी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बातों से फर्क पड़ता तो वो जीवन में बहुत आगे जाते। अधिकतर बच्चे मेरे को कहते हैं कि साहब गांव वाले हंसते हैं, ये होता है। मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है उससे हंसने से? लोगों का काम ही हंसना है। तो मेरा इतना ही निवेदन है, खूब पढ़िए, कभी भी इन चीजों से डिमोरलाइज मत होइए, आग अपने अंदर रखिए। मैं यहां पर बोलूंगा, उससे हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थोड़ी सी देर के लिए हो जाओगे, लेकिन हमेशा तो नहीं रह पाओगे। अपने अंदर होनी चाहिए आग कि नहीं, मुझे तो ये करना है। और कुछ करने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बहुत सी चीजें आपको छोड़नी भी पड़ती है, बहुत से फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत से लोगों से सुनना पड़ता है। तो ये सब चीजें अपने को जीवन में करनी पड़ेगी। ये आपका त्याग है, और उसके बाद में सफलता मिलेगी, तभी तो मजा आएगा। इसलिए इतना ही निवेदन है, बार बार मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने वाला कोई एकमात्र जरिया है, तो वो है शिक्षा। और जब भी मैं यंग जनरेशन से, बच्चों से, मुझे बहुत ही मजा आता है। जहां पर भी बुलाते हैं, जब मुझे टाइम मिलता है, मैं जरूर कोशिश करता हूं जाने की, और बहुत ही अच्छा लगता है। उनसे मिलता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। तो आज के बाद इतना आप देख लीजिएगा कि अपने बच्चों को खूब सारा टाइम दीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। कोई जरूरी नहीं है वो आईपीएस बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने और कुछ दूसरा बने। वो पढ़ लिख लिया, आपका घर खुश है तो आप खुश हो, तो सब कुछ आपके लिए यहीं पर है। तो इतना सा एक निवेदन है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। और दूसरी चीज जो एक नशे वाली मैं कहना चाहूंगा, बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत ही खराब स्थिति है। लोग पता नहीं कैसे चीजों को कह के टाल देते हैं कि टावर है, थोड़ा सा कीन कर लियो लो। बहुत ही खराब स्थिति है, समाज का नाम बदनाम हो रहा है। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं होगा, कुछ प्रोग्राम, कुछ चीजें अपन कम कर लेंगे। इस तरह से खराब तरीके से पैसा कमा के और बहुत कुछ कर भी लेंगे तो क्या उखाड़ देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा इतना सा ही निवेदन है, अपने को जरूरत नहीं है ज्यादा पैसे की या किसी भी चीज की। ये अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, ये सांचौर एरिया का तो बोलते हैं कि सांचौर जोधपुर धीरे धीरे नोखा की तरफ भी आ रहा है। मुझे तो पता है, मैं पुलिस के अंदर हूं। नशा सब जगह आ रहा है, घर वालों को पता नहीं है। आपके बच्चे रात को कब आते हैं, कब जाते हैं। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, गुरु महाराज ने भी यही कहा था, केवल अपन बातें करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। ये नशे से आप बचिए। मेरा झुककर और हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों को बचाइए और इस नशे से दूर रहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तस्करी से खूब सारे पैसे कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसका परिणाम बहुत खराब है। 10 साल 15 साल बाद में आपकी जनरेशन खराब हो जाएगी और सजा होगी वो अलग से। और उसका सबसे बड़ा भुगतभोगी होता है तो परिवार के अंदर उस व्यक्ति के बच्चे और उनकी वाइफ होती है। और उसका जब वो पैसे कमाता है तो उन पैसों के मजे लेने वाले सभी होते हैं और उनको अपन बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। भले ही अपने पास पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अपने पास बहुत कुछ होगा, अपना स्वास्थ्य होगा। यही कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो मेरा इतना सा ही निवेदन है। बहुत सारा मैंने टाइम लिया, आप लोग सुबह से यहाँ पर बैठे होंगे। इतनी सी बात के साथ मैं वो मेरी वाणी को विराम दूंगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। एक चूंकि हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से भी कुछ प्रश्न आमंत्रित करते हैं, तो मनोहर लाल जी जानी है, वर्तमान में लेखाकार हैं, तहसील कार्यालय गुड़ामलानी बाड़मेर से हैं। उन्होंने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि सर, मैं सरकारी सेवा में हूँ, ड्यूटी, परिवार और सामाजिक कर्तव्य के निर्वहन के साथ साथ किस प्रकार अपने आप को समायोजित करूँ कि RAS के लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। यदि मैं अवकाश पर जाऊँ तो RAS की भर्ती प्रक्रिया भी बहुत लंबी चलती है और एक बार मैं RAS मेंस 2018 क्लियर भी कर चुका हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो अपने भाई का नाम मनोहर बोला जी, मनोहर। तो मनोहर को मेरा उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
कि वो आरएस बने और जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने खुद ने भी मेरे जो परिवार की आर्थिक स्थिति या सब चीज़ें देखकर इसी तरह से है वो पढ़ाई की थी। मेरा उनसे इतना ही निवेदन है, आप अपनी आराम से नौकरी करते रहें और आपको जीवन के अंदर जो भी जितना भी टाइम मिले, आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि देख लीजिए कैसी है कि आप छुट्टी ले सकते हो, आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपनी नौकरी के साथ जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उस फ्री टाइम के अंदर पढ़ते रहिए। पढ़ने के लिए बहुत सी जगह होती है, जरूरी नहीं है कि जब भी अपन कुछ चीज़ पढ़ते हैं याद नहीं होती है तो छोटी सी डायरी मैं हमेशा खुद मेरी पॉकेट के अंदर रखता था, जो भी चीज़ मुश्किल लगती थी उसमें नोट कर लेता था। और जब दोस्तों के साथ बैठते हैं, गप मारते हैं या कहीं पर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी मन नहीं लगता, तो वो डायरी ऐसे ही खोल लेते थे और उसको पलटते रहते थे, तो कुछ न कुछ याद होता रहता था, तो वो भी अपना समय खराब नहीं होता है। तो इस तरह से भी आप अच्छे से, और दूसरा जितने भी आपके सामाजिक फंक्शंस होते हैं या दूसरी जो भी चीज़ें होती है उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप अपने आप को नियंत्रित करें। जरूरी नहीं है, एक अपने बिश्नोई समाज के अंदर या सबको खाने का बड़ा शौक होता है, तो जैसे ही कहीं पर कोई अड़ोसी पड़ोसी के या कहीं पर कोई है वो शादी विवाह होता है तो घर वाले तुरंत फोन करते हैं कि आ जाना भाई, आज वहाँ पे जीमन है। अरे भाई जीमन तो जिंदगी भर रहेगा, चलता रहेगा, आपका बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा क्या है जीमन के अंदर कि आपने उसको फोन करके है वो बुला लिया। तो ये एक समस्या है, सब जीमन के अंदर बुला लेते हैं या कहीं पर। तो मेरा इतना सा निवेदन है कि इन सब चीज़ों को कम करके, और आपको खूब सारा टाइम मिलेगा, उस टाइम के अंदर खूब सारा पढ़िए, खूब लिखिए, लिख लिख के खूब सारा अभ्यास करें। और हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरे की कॉपी करें। अपनी जो मजबूत पक्ष है उनको पहचानें और अपने जो कमजोर पक्ष है उनके ऊपर खूब सारा काम करें और मजबूत पक्ष को भी है वो आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक आरएस सिविल सर्विस की मैं बात करूंगा तो उसका इतना ही फंडा होता है, उनके पेपर बहुत लेंदी आते हैं, बहुत लंबे आते हैं, तो जितना हो सके उतनी रिटर्न प्रैक्टिस करें और शॉर्ट के अंदर उत्तर लिखना सीखें। पेपर कभी भी ना छोड़ें और जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक जो एग्ज़ाम है वो अपने जो भी टेस्ट पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। और जो भी सिलेबस है, सिलेबस हमेशा अपने पास रखें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो पढ़ाई करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी जी के साथ पधारे। आपके सुखद दाम्पत्य जीवन की हम सभी कामना करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी समाज से जो अपील की है उस अपील का एक बहुत व्यापक असर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी इतिहासकार ने लिखा है कि युद्ध की जो अंतिम गोली है वो अंतिम रूप से एक महिला को ही चोट पहुंचाती है। तो उसी प्रकार जो समाज की कोई भी बुराई है वो अंतिम रूप से अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित करती है तो वो एक महिला को ही प्रभावित करती है। ठीक है। कुछ 12वीं क्लास के बच्चों के प्रश्न थे, वो प्रेम सुख जी से जानना चाहते थे कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उसका उपयुक्त समय कौन सा है, कब से उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सिविल सर्विस के लिए कोई ऐसा फिक्स समय नहीं होता है, आदमी जब जागे तभी सवेरा है। और विशेष रूप से यदि कोई आदमी, क्योंकि वर्तमान समय की अच्छी बात यह है कि बच्चे, हम तो इतना जानते नहीं थे और अभी बच्चे अच्छा है कि इतना ज़्यादा है, वो सिंसियर भी हो गए हैं अब और ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि सिविल सर्विस भी कोई अलग से या ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी भी करते हैं तो उस समय भी यही बोलते हैं कि भाई आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की NCERT आप अच्छे से पढ़िए। तो मेरा यही कहना है कि अपनी पढ़ाई को करते रहें और जिस अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से करें, तो आगे जाकर वही चीज़ उनके काम आने वाली है। एग्जाम में भी अपन उतनी ही लिख पाएंगे। तो 10th क्लास के अंदर है तो 10th क्लास को अच्छे से करें, उसके बाद थोड़ा सा सिविल सर्विस के प्रति सिंसियर हो जाएं और अपनी जो NCERT है उनको अच्छे से पढ़ें और उसके साथ साथ चारों तरफ क्या हो रहा है उसको देखता रहे। उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि घर के अंदर टीवी होती है, बिना टीवी कोई नहीं रह सकता। अपन कहेंगे कि भाई घर के अंदर टीवी नहीं रखेंगे तो ये इम्पॉसिबल, ये अव्यवहारिक बात है। टीवी होगी अब घर के अंदर, मोबाइल भी होगा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि राज्यसभा टीवी आती है, शाम को घंटा आधा घंटा राज्यसभा टीवी देखें। उनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर बहस होती है, उनको देखें तो उनको चारों तरफ क्या हो रहा है या देश के अंदर क्या हो रहा है उनके ऊपर
है वो उनको जानकारी होगी, बीबीसी आती है, आधा घंटा बीबीसी शाम को सुन ले। तो ये सब चीज़ें होती है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो करता रहे, क्योंकि सिविल सर्विस ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर अपन एक किताब ली, उसको रट के गए और वहाँ पर एज इट इज क्वेश्चंस आ गए और उसके उत्तर लिख दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने व्यवहारिक जीवन से संबंधित आप और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वहीं पर भी वहाँ पर एक पेपर होता है इथिक्स और इंटीग्रिटी, तो उसी के अंदर है वो जो अपन आपस में बातचीत कर रहे हैं, या जो सम्मेलन के अंदर सेमिनार के अंदर जो बात हुई सबने की, वही बात अपन वहां पर भी लिख देते हैं। यही इसी प्रकार से ऐसे होता है। तो बस अपनी एक व्यवहारिक समझ रखना और जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पढ़ाई को अच्छे से करना। और साथ में मेरा इतना सा सबसे निवेदन होता है, अपने परिवार की स्थिति को देखकर कई बार अपन क्या होता है कि बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, भाई मैंने यहाँ पर कह दिया तो बस अब तो मैं जाके है वो 1 मिनट के अंदर ये सब कर लूँ। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति देखें, स्थिति अच्छी है ठीक है, अदरवाइज अपने पास एक सेफ जोन भी रखें, कोई छोटी मोटी एक नौकरी पकड़ लें और नौकरी के बाद आप खूब सारी, नहीं तो इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। अपन बहुत पढ़ाई भी करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, कई बार अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो उस समय अपन डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर किसी लायक नहीं बचते हैं। तो मेरा इतना ही निवेदन है, अपनी छोटी मोटी एक नौकरी पकड़ लीजिए, उसके बाद में कीजिए, भाग्य होगा, अच्छी तैयारी है, हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो ईश्वर को और कुछ मंजूर था। तो इतना सा है वो मेरा निवेदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद।